नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा ईवीएस का टॉपिक नंबर 16 है, जो कि अक्सर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि पीछे जो पेपर हुए हैं वहाँ पे भी क्वेश्चन मिल जाता है। मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हालांकि जिस बच्चे ने भी नोट्स ले रखे हैं ईवीएस के, तो लगभग आप कोई भी पिछले पेपर उठाओगे एस्टेट के, तो उसमें देखोगे हमारे नोट्स में से लगभग आए मिलेंगे। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 12 पे मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है संतुलित आहार वाले में मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ये मैंने वीडियो भी करवाई है और इसमें से भी आप देख सकते हो ये भी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा विकिरण या उच्च वेदन क्षमता वाले जो तरंगे होती हैं, तरंगों का टॉपिक रहेगा, जो 124 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 126 भी, 127 फिर आ गया ईंधन का। देखो एक क्वेश्चन और भाई दो। इससे जो पिछला टॉपिक है वो मैंने करवाया भी था, जिस बच्चे ने नहीं देखा देख भी सकता है, नहीं तो नोट्स भी ले सकता है। देखो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पर ही मैंने बता दिया था जीवाश्म ईंधन क्या क्या होते हैं, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। तो आपको वही नोट्स दिए गए हैं जो आपके आने वाले पेपर में इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मैंने बताया क्या, हम वेव के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमको कई बार देखने को मिल जाता है। टॉपिक रहता है हमारा वेव। अब देखिए, जो वेव तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की मैंने बताई? वेव तरंगे हमको लगभग दो प्रकार की देखने को मिलती हैं। एक होती है जिसको हम बोलते हैं, जिसको किसी मीडियम की सहायता की जरूरत होती है। मैं ये बोल सकता हूं जो विद मीडियम, भाई किसी की सहायता की जरूरत है, उसको बोलते हैं हम यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे, ठीक है। दूसरी होती हैं जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, विदाउट मीडियम। विदाउट मीडियम, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अयांत्रिक तरंगे। और आज हम पढ़ेंगे अयांत्रिक तरंगे ही पढ़ेंगे, जिसमें हम बोलते हैं विदाउट मीडियम। मतलब कि इसमें आपको क्या है, मीडियम की सहायता की जरूरत नहीं है। मतलब कि ये तरंगे क्या होती हैं, जैसे कि इसमें कौन सी तरंग पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, आपने पहले सुना भी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कौन सी है? ये है अयांत्रिक तरंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब क्या है कि वे तरंगे जिसमें संचरण के लिए ना तो ठोस की जरूरत पड़ती है, ना द्रव की जरूरत पड़ती है, ना गैस की जरूरत पड़ती है, तो इनके माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। और ये तरंगे कहाँ पर गमन कर सकती हैं? ये तरंगे निर्वात में भी क्या है, गमन कर सकती हैं। निर्वात का मतलब कि स्पेस में भी क्या है, ये तरंगे गमन कर सकती हैं। तो ये तो मैंने बता दिया, इसमें विदाउट मीडियम, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। और जिसमें मीडियम की जरूरत पड़ती है वो यांत्रिक होती हैं, पर आज हम पढ़ेंगे अयांत्रिक। ठीक है, यहां से क्वेश्चन मैंने पीछे दिखाया भी। आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे, लगभग एक साल छोड़ के उससे अगले पेपर में आपको जरूर इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। हालांकि साइंस का आ जाता है, फिजिक्स का, पर ये ईवीएस के अंतर्गत 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जो ईवीएस में साइंस के भी आते हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ब्लड, साउंड वाला टॉपिक हो गया। ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये वेव वाला टॉपिक हो गया। तो कई टॉपिक ऐसे बनते हैं जो आपके आते हैं हमेशा ईवीएस के अंतर्गत, और स्टेट में देता भी है 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता चल गया, जिसके अंतर्गत आपको किसी की आवश्यकता ना हो। और ये कहाँ पर गमन कर सकती हैं? ये निर्वात में गमन कर सकती हैं, निर्वात में गमन कर सकती हैं। ठीक है, और इसमें मैंने बता दिया विद मीडियम, जिसको सहायता की जरूरत पड़े और ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ठीक है, पर आज हमारा मेन फोकस रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए आते हैं, बिल्कुल इजी टॉपिक है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलता है पेपर के अंतर्गत। क्या पूछता है पेपर वाला, डायरेक्ट आते हैं यहां से क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इसकी डेफिनेशन पता चल गया, मैंने बता दिया, फिर लिख देता हूं, जिसको विदाउट मीडियम,
जिसको किसी की सहायता या आवश्यकता की जरूरत ना पड़े और ये निर्वात के अंतर्गत क्या कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं, ठीक है, और इनको किसी की सहायता की जरूरत भी नहीं है, तो वो क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर अयांत्रिक तरंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने यही आता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपसे पूछ लेगा पेपर वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताइए, इसकी खोज किसने करी थी। तो इसकी अगर हम डिस्कवर्ड या खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज हमारी मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये जो चुंबकीय तरंगे हैं ये किस चीज़ की बनी होती हैं, फोटोन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, फोटोन की बनी होती हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आई, मैंने क्या बताया। अब आगे क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो डायरेक्ट पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग का जो प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्स है, वो क्या होता है। सूर्य, सन, सन, सूर्य, ये क्या है इसका, विद्युत चुंबकीय तरंग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्राकृतिक स्रोत तो क्या है, सूर्य है। अगला क्वेश्चन आता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इन तरंगों का जो तापमान होता है उसको हम किससे मापते हैं, उसको हम मापते हैं वोलोमीटर से। वोलोमीटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तापमान को मापा जाता है। क्लियर भाई, समझ में आया। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया। इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, स्पेस में गमन कर सकती हैं। मैक्सवेल ने इसको क्या किया, डिस्कवर किया। फोटोन की बनी होती हैं, प्राकृतिक स्रोत सूर्य होता है। वोलोमीटर के द्वारा ये क्या है, इसके तापमान को क्या है, मापा जाता है। या ये बोल सकता हूँ विद्युत चुंबकीय तरंगे के तापमान को वोलोमीटर की सहायता से क्या है, मापा जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा आगे से देखने को मिलता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को बहुत कम मिलता है। आगे क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उसके उनके सेट जो हैं 6 वेव्स हैं, या उसको 6 भागों में बांटा गया है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, आप अपने नोट्स में अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने सेट है, 6। ठीक है, तो इन 6 के बारे में पढ़ेंगे और ये 6 क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान से आपने पढ़ना है और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहली बात तो वो 6 कौन सी हैं, आपने पहले पता भी होगा और पढ़ भी रखेंगे। सबसे पहली आती है हमारी गामा रेज। क्या आ गई, गामा रेज। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है हमारी एक्स रेज। थर्ड पर आती है हमारी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें। नंबर 4 पर आती हैं विजिबल रेज। विजिबल रेज। नंबर 5 पर आती है इंफ्रारेज। इनके बारे में पढ़ेंगे और तभी उनसे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उनके बारे में जानने की क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 6 पर आती हैं रेडियो वेव। ठीक है, अब देखो ये हमने पढ़ लिया। एक क्वेश्चन तो इनका यहाँ से डायरेक्ट हमको देखने को मिलता है कि भाई इनकी खोज किसने की। तो ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे इनकी खोज किसने की। और एक क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी भेदन क्षमता है, सबसे कम किसकी है, तो उसके बारे में भी हम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं इसको आपकी इनकी खोज के बारे में बताता हूँ। देखिए
अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो गामा रेज है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? बैकरूल के द्वारा की गई थी। ठीक है। एक्स रेज की खोज किसके द्वारा की गई थी? रोंटेंजन के द्वारा की गई थी। यूवी रेज की खोज किसके द्वारा की गई थी? रिटर के द्वारा की गई थी। विजिबल रेज की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूटन के द्वारा की गई थी। और इंफ्रारेज की खोज किसके द्वारा की गई थी? हर्शल के द्वारा की गई थी। और रेडियो वेव की खोज किसके द्वारा की गई थी? मार्कोनी के द्वारा की गई थी। ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपका यहाँ से देखने को मिल जाता है और अक्सर आपसे पेपर में पूछ लेता है। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेधन क्षमता बताइए। वेधन क्षमता भाई सबसे पहले किनसे है? देखिए, पहले आएगी हमारी गामा रेज, फिर आएगी हमारी एक्स रेज, फिर आएगी हमारी बीटा रेज और फिर आएगी हमारी अल्फा रेज। तो इस प्रकार से ये हमारी सबसे कम देखने को मिल जाती हैं और गामा रेज हमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अगर इससे पहले एक और आती है जो होता है हमारा न्यूट्रॉन, पर वो ऑप्शन में आपको दिया नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको पढ़ना क्या है? आपको ये रेज पूछेगा, आपको बस ये पढ़ने हैं। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन था कि उच्चतम वेधन क्षमता किसकी है, मैक्सिमम बताइए। तो हमने पढ़ा भाई सबसे ऊपर मैक्सिमम किसकी? गामा की। और सबसे लास्ट किसकी? अल्फा की। तो गामा की आ जाएगा हमारा, और सबसे लास्ट पूछता तो किसका आ जाएगा? एक्स की आ जाती। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पेपर के अंतर्गत क्या है पूछा जाता है। ठीक है भाई, सॉरी एक्स की बोल रहा हूँ, अल्फा की। सबसे लास्ट किसका हो जाएगा? अल्फा का हो जाएगा। ठीक है। पहले गामा आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर बीटा आएगा, फिर अल्फा आएगा। तो इस प्रकार से क्या है, सबसे लास्ट हमारी अल्फा हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हमारा गामा हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? तो चलिए अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये किस चीज़ में काम आते हैं। हल्का हल्का मैं बताने की कोशिश करूँगा, आप अपने नोट्स में अपने शब्दों में किसी भी प्रकार से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले गामा रेज, इसके बारे में किसने खोज की? बैकरूल के द्वारा की गई। इसका यूज कहाँ पर करते हैं? यूजेज पढ़ेंगे हम इनके। ठीक है। अब देखिए गामा रेज जो हैं ये हमारी सबसे मैक्सिमम भेदन क्षमता होती है इनकी। तो मैक्सिमम भेदन क्षमता होती है तो जो कैंसर का इलाज होता है ना उसमें यूज किया जाता है, कैंसर के इलाज में। अब कैंसर के इलाज में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है वो मैक्सिमम होती है। तो जो जैसे कि एमआरआई वगैरह करते हैं हम कैंसर के इलाज में, उसमें गामा रेज का हमको प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर कैंसर के इलाज में, एमआरआई वगैरह में, अगर कैंसर के इलाज में मैं बताऊँ जैसे कि कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है। तो इन चीज़ों में क्या है, इनका प्रयोग हमको देखने को मिलता है। जहाँ पर रेडियो धार्मिकता किया जाएंगे या जहाज़ों में इसका प्रयोग, ये भी बोल सकता हूँ जहाज़ों में भी या करते हैं हम। और भाई कृत्रिम जो रेडियो धर्मिता होती है उसके अंतर्गत भी इसका यूज करते हैं। या फिर जो खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है ना उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट तो जो मैंने लिख दिया ये है, बाकी आप अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं जो और भी हैं। तो कैंसर के इलाज में भी, एमआरआई में भी, अगर नेक्स्ट लिखना चाहो तो मैं और भी बता दे सकता हूँ। जहाज़ों के इसका प्रयोग किस में? जहाज़ों में भी किया जाता है, जहाज़ों के अंतर्गत भी देखने को मिलता है हमको। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी देखने को मिलता है हमको, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। ठीक है। तो इन सभी के अंतर्गत हमको गामा रेज देखने को मिलती है। नंबर 2 पर आता है हमारा एक्स रेज। एक्स रेज, ठीक है। सबसे पहली एक्स रेज की खोज किसने की? रोंटेजन ने की। इसका उपयोग एमआरआई के अंतर्गत नहीं किया जाता।
क्योंकि इसमें एमआरआई की जगह हम कहाँ किसका प्रयोग करते हैं, रेडियो वेव का क्या है प्रयोग होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ एमआरआई में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, एमआरआई की जगह किसका प्रयोग करते हैं हम, रेडियो वेव का यूज हम कर लेते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत भी इसका प्रयोग हमको देखने को मिलता है। कई बार आपने देखा होगा जब हार्ट पेशेंट होता है जिसको दिल की बीमारी होती है, उसमें हम कभी भी एक्स रेज का क्या है प्रयोग नहीं किया जाता। इसका एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, एक्स रेज का प्रयोग हम जो पत्थर होते हैं ना उसको काटने में भी करते हैं। किसमें, पत्थरों को काटने में, पत्थरों को काटने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँ हीरा, हीरे को काटने में किसका यूज किया जाता है, तो आप बता सकते हो एक्स रेज का क्या है यूज हीरे को काटने में किया जाता है। हार्ट पेशेंट में, हार्ट की बीमारी या हार्ट प्रॉब्लम में इसका यूज नहीं किया जाता, किसका, एक्स रेज का यूज नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं हम। अगला आता है हमारा यूवी रेज। अब यूवी रेज सबसे पहली बात तो एक आपको पता ही होगा, मैंने बताया था अल्ट्रावायलेट किरणें। अल्ट्रावायलेट किरणें से क्या समझते हैं कि जो सूर्य से, ये किरणें क्या है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं जो ओजोन परत को क्या है नुकसान पहुंचाती हैं, वे किरणें। ठीक है, उसके बारे में तो मैं खूब बता चुका हूँ, आप अपना जाके देख भी सकते हैं ओजोन टॉपिक वाला। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताता हूँ। जो हानिकारक जीवाणु होती है ना उनको मारने में अल्ट्रावायलेट किरणों का, जाली जो दस्तावेज होते हैं ना उसकी जांच करने में भी यूवी रेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये अल्ट्रावायलेट किरणें ओजोन परत वाला तो सबको स्टोरी पता है। उससे क्या होगा, अगर वो रेज आएंगी तो जो जिसका रंग ज़्यादा साफ है, स्किन वाइट है, उसको कैंसर के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बता भी रखा, अल्ट्रावायलेट किरणों से स्किन कैंसर हो जाता है किसमें, जिसका वाइट रंग है ज़्यादा है उसके ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर इसमें इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, हानिकारक जीवाणुओं को मारने में, हानिकारक जीवाणुओं को मारने में, जीवाणुओं को मारने में, और जो जाली दस्तावेज हैं उनकी जांच में इसका यूज किया जाता है। आप जैसे कि कोई भी डुप्लीकेट या जाली ये बनवाओगे ना, सर्टिफिकेट वगैरह, कोई भी आईडी कार्ड वगैरह, उसका हम जो यूज करेंगे फिर उसको जांचने में ये ठीक है या नहीं है तो यूवी रेज का करेंगे, तो जाली दस्तावेजों को जांचने में। ठीक है भाई, तो इसका यूज करते हैं। फिर आता है हमारा इंफ्रारेज। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी खोज किसने करी, हर्शल के द्वारा इसकी खोज की गई। इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, देखिए भाई, इसका यूज हम अधिकतर जो रिमोट वगैरह होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के रिमोट होते हैं उसके अंतर्गत भी हमको देखने को मिलता है। तो मैं लिख सकता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ रिमोट, इनके अंतर्गत इसका यूज देखने को मिलता है। और जैसे कि जब धुंध या फिर कोहरा हो जाता है ना, आपने देखोगे सर्दी के समय में क्या हो जाएगा, जो धुंध होगी उसको साफ करने में या उसको हटाने में किसका यूज किया जाता है, इंफ्रारेज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कई बार हम सिटी में जाते हैं तो ये नहीं है वहाँ ज़्यादा धुंध के कारण धुंध का साफ किया जा रहा है या हटाया जा रहा है, तो इसी रेज का यूज होता है। तो मैं लिख सकता हूँ धुंध और कोहरे को हटाने में इसी रेज का क्या है यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर भाई, तो इस प्रकार से ये जान सकते हैं। और कई बार आप ये भी बोल सकते हैं कि जब वो पृथ्वी का जो वायुमंडल गर्म होता है ना, इसी रेज के कारण, इसी रेज से होता है, पृथ्वी का
वायुमंडल गर्म इसी रेंज से होता है। अधिकतम जो ऊष्मा ऊर्जा होती है इसी रेंज से, ये तो बता ही दिया मैंने, तभी तो वायुमंडल गर्म होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया भाई, रिमोट के अंतर्गत और धुंध और कोहरे को हटाने के अंतर्गत इसी रेंज का यूज हमको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, फिर आता है, फिर मैं आपको बताना चाहूं रेडियो वेव। रेडियो वेव, तो रेडियो वेव का यूज कहां पर करते हैं? जो दूर संचार क्षेत्र होते हैं उसके अंतर्गत रेडियो वेव का यूज किया जाता है। ठीक है, जो दूर संचार होंगे, रैडार होगा, उसके अंतर्गत इसका यूज हमको देखने को मिलेगा। तो दूर संचार के अंतर्गत या फिर रैडार के अंतर्गत तो रेडियो वेव का यूज हमको देखने को मिलता है। आपने भी कई बार देखा होगा, या इसकी खोज किसने की थी? मार्कोनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये आपको पता ही चल गया। तो ये भी मैंने, जैसे कि डिश टीवी होगी, दूर संचार से क्या समझते हो? जैसे कि डिश टीवी वगैरह हो गए, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। डिश टीवी वगैरह या कोई भी टीवी सेट हुआ जिसमें दूर संचार का जो भी एरिया आ गया, जो सैटेलाइट के द्वारा चीज़ें आती हैं, वो उसके अंतर्गत इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर ये बोल सकता हूँ जितने भी टीवी सेट वगैरह हुए, ठीक है, तो इसी में इसके अंतर्गत किसका यूज किया जाता है? इसी का यूज हमको देखने को मिलता है। एक आता है भाई, एक और बता देता हूं मैं, उसके बारे में और पढ़ लेना, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, सबसे पहली बात तो माइक्रोवेव की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी हर्ट के द्वारा क्या है, इसकी खोज देखने को मिलती है। हेनरी हर्ट के द्वारा इसकी खोज की गई। अब माइक्रोवेव का यूज कहां पर करते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि जो सेम सा ही इसका कार्य होता है, जो रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इन दोनों का लगभग सेम सा ही कार्य देखने को मिलता है। माइक्रोवेव के अंतर्गत भी हमको, जैसे कि भाई ये टीवी वगैरह, इसकी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों का सेम रहेगा। टेलीविज़न के अंतर्गत रेडियो वेव का भी यूज देखने को मिलता है, माइक्रोवेव का भी देखने को मिलता है। हाँ, माइक्रोवेव में मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे कि जो उपग्रह हो गए, वाहनों की गति हो गई, उनको मापने में माइक्रोवेव का यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर सेम, दोनों का सेम सा ही कार्य होता है, पर आप ये याद रख लेना, हेनरी हर्ट के द्वारा किया जाता है वाहनों की गति को मापने में। ठीक है, तो इसका यूज हमको देखने को मिल जाता है। क्लियर? और जो उपग्रह को हो गए, उसके अंतर्गत भी हमको देखने को, तो दोनों का लगभग सेम सा ही कार्य होता है। तो ये थे, तो ये टॉपिक यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है, आपके पेपर में पूछ सकता है। पीछे मैंने दिखाया भी क्या आपसे पेपर में पूछा गया है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।